तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन के बारे में। ठीक है, तो आपने पोल माउंटेड सबस्टेशन तो बहुत देखे होंगे कि वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के है। फिर आपने पोल माउंटेड सबस्टेशन में मेनली बात देखी होगी कि जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है वो उसकी विंग से, उसको हम रेडिएटर बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपके वो तो देखा ही होगा। ठीक है, तो वो आप किस तरह देख सकते हो, उसका जो है तो उसको आप किस तरह क्लासिफाई कर सकते हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी विंग कई बार आपने ऐसी देखी होगी कि सामने की साइड 2-3 लिंक्स होती है, कई बार आपने साइड में देखी होगी। ठीक है, और वो अलग अलग टाइप्स की देखी होगी। तो वो किसके ऊपर क्लासिफिकेशन है कि उसके कूलिंग मीडियम। तो आपने डीसीएमटी में पढ़ा होगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसका जो कूलिंग मीडियम है उसके उस हिसाब से उसका जो है वो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो यहाँ पर देखिए कि ये 2 पोल्स लगे होते हैं और उसके ऊपर ये हमारे लाइटिंग एरेस्टर है और जो हमारा इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर लगे हुए हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर, ये राउंड टाइप्स के। यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको स्पॉटलाइट से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेन इंसुलेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो हमारी इनकमिंग लाइन है, आप समझिए कि यहाँ से इनकमिंग लाइन आ रही है, ऐसे होगी इनकमिंग लाइन, ऐसे जाती होगी आगे भी, ऐसी होगी लाइन, इनकमिंग लाइन आती होगी यहाँ से। ठीक है, तो जो इनकमिंग लाइन है वो स्ट्रेन इंसुलेटर के थ्रू में यहाँ पर ये हमारे HT फ्यूज मतलब हाई टेंशन फ्यूज है, वहां पर आती होगी। ठीक है, तो हाई टेंशन फ्यूज तो हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में बोले तो हम उसको क्या बोलते हैं, आप वो यहाँ पर गुजराती में लोग डीओ, हाँ टेक्निकली भाषा में डीओ भी बोलते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो सब लोग जंपर बोलते हैं कि जंपर वो है, वो बर्नआउट हो गया है, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक, तो उसके ऊपर से उसको हम बोलते हैं फ्यूज है, वो हाई टेंशन फ्यूज होते हैं। फिर उसके ऊपर से क्या होगा कि जो हमारे 11 केवी के इंसुलेटर है उसको हम बुशिंग भी बोलते हैं। तो उस उधर हमारा जो इनकमिंग है वो आएगा। ठीक है, तो वो हमारे इनकमिंग आएगा और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो उसको स्टेप डाउन करके देगा और जो हमारा स्टेप डाउन है वो यहाँ से कनेक्ट होके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी हमारे फ्यूज लगे होंगे, यहाँ पर 4 वायर होंगे, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगी और ये 440 वोल्ट हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ पर हम फिर से हमारी हाई जो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारा जो पोल माउंटेड सबस्टेशन है वो वर्क करता है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे वो उसका वर्किंग क्या है, वो सब के बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पोल माउंटेड सबस्टेशन है वो किस रेंज पे, उसकी जो हमारी जो कैपेसिटी है सबस्टेशन की, मतलब ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो पोल माउंटेड सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 125 केवीए से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम कैपेसिटी को ट्रांसफार्मर रख सकते हैं। अदरवाइज हमें 125 से लेके 300 केवीए का जो ट्रांसफार्मर रखना है, कुछ बड़ी सोसाइटी बड़ी बिल्डिंग के थे वहां पर ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है 120 के अप के ट्रांसफार्मर। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा हमें कि वहां पर हमें नीचे कुछ जो हमारा सीमेंट का है वो प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर बना के हमें वो ट्रांसफार्मर वहां पर माउंट करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो वहां पर आपने लास्ट में फिगर में देखे कि लाइटिंग एरेस्टर, तो लाइटिंग एरेस्टर किसके लिए काम आते हैं, उसका काम क्या है लाइटिंग एरेस्टर का। तो जो लाइटिंग एरेस्टर का काम है वो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो जो कोई भी लाइटिंग सर्ज आएंगे वहां से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि HT फ्यूज। तो HT फ्यूज है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए HT फ्यूज मतलब हम यहाँ पर जंपर भी बोलते हैं गुजराती में। तो HT फ्यूज क्या करते हैं कि कई बार कोई भी बड़ा फॉल्ट हो गया, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो गए, तो वो क्या करेगी कि वो बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बीच का जो हमारा फ्यूजिंग वायर है वो बर्न आउट हो गया है। ठीक है, तो वो मे बी बर्न आउट हो जाएगा, अदरवाइज कोई एक फेज भी बर्न आउट होगा तो भी ये ट्रिपिंग दे जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम स्टेप डाउन की बात करें ये हमारे पोल माउंटेड सबस्टेशन, तो वो नॉर्मली 11 केवी से लेके 440 वोल्ट
के होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अंडरग्राउंड केबल्स है उसके बारे में। तो पहले तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे जो अंडरग्राउंड केबल्स है उसकी मेजर रिक्वायरमेंट क्या है। हमें अंडरग्राउंड केबल करने हैं तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या क्या देखना चाहिए, अदरवाइज क्या क्या हमें फुलफिल होनी चाहिए, तो हम अंडरग्राउंड केबल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रॉपर लोड करंट। तो प्रॉपर लोड करंट की रिक्वायरमेंट क्यों है कि जहां पर भी हमारा अंडरग्राउंड केबल होगा तो केबल्स में जो हमारी कैपेसिटेंस की इफेक्ट है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अदरवाइज वहां पर प्रॉपर लोड करंट नहीं होगा तो क्या होगा कि बार बार जो है वो फॉल्ट आता रहेगा, हम अंडरग्राउंड में फॉल्ट डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये बात हमें सुटेबल नहीं होगी, ठीक है। फिर है परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप। तो अंडरग्राउंड केबल्स है तो वहां पर हमारी कैपेसिटेंस की इफेक्ट ज्यादा होगी, तो इम्पीडेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप है वो परमिसिबल ड्रॉप नहीं होता, वहां पर वोल्टेज राइजिंग का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो वहां पर क्या करते हैं कि एक्सटर्नल जो हमारे रिएक्टर्स है वो लगाते हैं, तो वहां पर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो बैलेंस करना रहेगा, तो ये भी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर है साइज ऑफ द इंसुलेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि साइज ऑफ द इंसुलेशन। तो वहां पर क्या होगा कि साइज ऑफ जो मोस्ट ऑफ जो अंडरग्राउंड केबल है एक साथ जाते होंगे, वो 11 केवी की हमारी जो ओवरहेड है तो वहाँ 11 केवी की दो कंडक्टर के बीच में हम इतना तो डिस्टेंस रखते हैं। बट जहाँ पर हमारा जो अंडरग्राउंड है तो वहां पर तो हम दो कंडक्टर को अलग अलग रखने नहीं जाएंगे, तो वहां पर हम बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंसुलेशन का साइज क्या है वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। तो फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी मतलब क्या कि जो हमें नीचे हम अंडरग्राउंड डालते हैं वहां पर फिजिकल मतलब वहां का कुछ पत्थर है अदरवाइज मिट्टी है तो वो कैसी है, और केमिकल मतलब नीचे का जो हमारा एटमोस्फियर है वो कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि नीचे का एटमोस्फियर बहुत ही हॉट होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो हमने इंसुलेशन रबर का या पीवीसी का इंसुलेशन किया है वो जो गर्म होके बर्नआउट होने की संभावना है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें ये रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि केबल्स क्या है, उसका जनरल कंस्ट्रक्शन क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। तो आपको किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें, और आगे की कोई भी लेक्चर्स में आप किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है।